राधे राधे दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो साइकोलॉजी में चल रहा था वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम के 3 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अब पहले वातावरण की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे कि बालक के विकास और वर्धन पर आनुवंशिकता और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उससे पहले हमको वातावरण समझना होगा कि वातावरण क्या है। वातावरण की बात करें यानी इन्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, वैसे ही वातावरण होता क्या है। वातावरण से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को चारों ओर से बना हुआ वो घेरा जो उसकी सुरक्षा और उसे प्रभावित करता है। अर्थात हम ये कहें कि व्यक्ति जन्म पूर्व से लेकर के अर्थात गर्भावस्था से लेकर के आजीवन उसको प्रभावित करने वाले कारकों को वातावरण में इंगित किया गया है। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि वातावरण को लेकर के कुछ विद्वानों के द्वारा परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि वातावरण से आशय क्या है, क्या आशय है, तात्पर्य क्या है। वातावरण एक ऐसा घेरा है जो व्यक्ति की सुरक्षा या प्रभावित करता है। तो वातावरण से क्या से हुआ। वातावरण एक ऐसा घेरा है या एक ऐसा आवरण है जो व्यक्ति की सुरक्षा भी करता है और उसको प्रभावित भी करता है, क्योंकि वातावरण में रह कर के ही व्यक्ति अपने लिए सुरक्षा का प्रबंध और कौन कौन से कारक या तत्वों से वो प्रभावित होता है। तो मनोविज्ञान के अंदर यदि हम वातावरण की बात करें तो मनोवैज्ञानिक वातावरण उसको कहा जाएगा वो घटना या वो कारक जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं उन्हीं को वातावरण के अंदर सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर के अर्थात हम दूसरे इसका ये भी कह सकते हैं वातावरण की प्रक्रिया जन्म पूर्व से लेकर आजीवन, जन्म पूर्व से लेकर व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करता है या प्रभावित करती है। तो वातावरण की प्रक्रिया जन्म पूर्व से लेकर के व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करती है। तो इसको लेकर के कुछ विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के अनुसार कुछ परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर रॉस महोदय की। तो रॉस ने क्या कहा था कि रॉस महोदय के अनुसार बात करें कि वातावरण क्या है। परिभाषाओं के विषय में बात करें किसने क्या बोला है, तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर रॉस महोदय की। रॉस महोदय के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, वातावरण एक ऐसी बाह्य तथा दबाव है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करता है। तो डॉक्टर रॉस क्या कहते हैं वातावरण को लेकर के, वातावरण एक ऐसी बाह्य तथा दबाव है या एक शक्ति है। वातावरण एक ऐसी शक्ति कह सकते हैं जो बाह्य तथा दबाव है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करता है। दूसरे थे आपके
हम बात करें डॉक्टर वुडवर्थ की, जो व्यवहारिक व्यवहार को समर्थन करते हैं, वुडवर्थ एवं मार्क्स के अनुसार क्या है, तो वुडवर्थ ने क्या कहा था, वातावरण एक, या ऐसे लिख सकते हैं, वातावरण व्यक्ति को जन्म के आरंभ से आजीवन प्रभावित करता है। जबकि बात करें डॉक्टर बोरिंग लेगफील्ड एवं वेल्ड महोदय के अनुसार, वातावरण क्या कहा इन्होंने, डॉक्टर बोरिंग लेगफील्ड एवं वेल्ड महोदय ने, कि पितृकों के अलावा यानी पितृकों को छोड़ कर के, गुणसूत्र आदि को छोड़ कर के, जीन्सों को छोड़ कर के, पितरों के अलावा वातावरण में वे सभी तत्व आते हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि परिभाषाओं को सिर्फ रटते हैं, रटना नहीं है। सबसे बड़ी बात वो कहते सब एक ही बात को, लेकिन कहने का उनका तरीका और शब्द थोड़े अलग होते हैं, लेकिन सभी का आशय एक ही होता है। तो हमको परिभाषाओं पर ज़्यादा रटने पर ध्यान नहीं देना है, केवल उनके समझना है कि रॉस की प्रवृत्ति क्या है, तो उसको समझना है कि रॉस में जहाँ भी कोई परिभाषा किसी प्रकार में दी है तो वहाँ पर ऐसे प्रबल, दबाव, शक्ति, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो रॉस महोदय क्या कहते हैं वातावरण के लिए, तो वातावरण एक ऐसी शक्ति है जो बाह्य तथा दबाव या प्रबल दबाव जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करता है, जीवन भर प्रभावित करता है। तो यहाँ भी क्या कहा गया है कि व्यक्ति को आजीवन, तब तक ही व्यक्ति रहेगा, तब तक वो उसको दशाएं, कारक आदि ये प्रभावित करते रहते हैं। कभी उसको सामाजिक रूप में, कभी आर्थिक रूप में, कभी राजनीतिक रूप में, कभी धार्मिक रूप में, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होता ही है। तो ठीक है, तो ये प्रक्रिया क्या है, आजीवन होने वाली है। तो जबकि डॉक्टर वुडवर्थ क्या कह रहे हैं, वुडवर्थ एवं मार्क्स, तो वातावरण व्यक्ति को जन्म के आरंभ से आजीवन प्रभावित करता है। तो ये भी उसी बात को कह रहे थे, क्योंकि वातावरण का आशय ये होता है कि वातावरण क्या एक घेरा है, एक आवरण है जो व्यक्ति की चारों ओर से उसकी सुरक्षा भी करता है, उसको प्रभावित भी करता है। जबकि डॉक्टर बोरिंग लेगफील्ड एंड वेल्ड महोदय क्या कहते हैं, पितृकों के अलावा, जीन्सों के अलावा वातावरण में वे सभी तत्व आते हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इनके परिभाषाओं के आधार पर हम एक चीज़ को कह सकते हैं क्या, कि वातावरण जो व्यक्ति का जो व्यवहार है, क्या है, व्यक्ति का व्यवहार हम ये कह सकते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यानी मानव का जो व्यवहार कहें, मानव व्यवहार क्या होता है, तो मानव व्यवहार आनुवांशिकता एवं वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है।
मानव जो व्यवहार करता है उसमें उसकी आनुवंशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, उसी का ये परिणाम है। हम यहाँ इस चीज़ को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो आनुवंशिकता है ये मानव व्यवहार के लिए क्या करता है, ये रचना तंत्र का निर्धारण करता है। हम ये कह सकते हैं कि आनुवंशिकता के द्वारा व्यवहार का रचना तंत्र, व्यवहार के रचना तंत्र का निर्धारण होता है, जबकि वातावरण जो रचना तंत्र हमारा आनुवंशिकता का है उस रचना तंत्र के अंतर्गत, जबकि वातावरण रचना तंत्र के अंतर्गत व्यवहार को एक निश्चित दिशा में विकास करता है। तो इस चीज़ से आपको ये तथ्य बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। समझिए मानव व्यवहार आचरण क्या है, तो उसमें आनुवंशिकता जो हमारी हेरिडिटी और हमारा एनवायरनमेंट, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। इसी का परिणाम है कि व्यक्ति जो भी कुछ करता है उसमें उसके आनुवंशिकता के गुण भी होते हैं और वातावरण के द्वारा वो प्रभावित होता है, तब जाकर के उसका जो ये व्यवहार है जो हमें देखने में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। आनुवंशिकता के द्वारा होता क्या है कि व्यवहार के रचना तंत्र का निर्धारण होता है, जबकि वातावरण इस रचना तंत्र के अंतर्गत व्यवहार को एक निश्चित दिशा में या दिशा लिख लेना, निश्चित दिशा में विकास करता है या उसको विकसित करता है। ठीक है, तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मानव का व्यवहार आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर हमको आगे समझना यह है कि वातावरण कितने प्रकार का होता है। तो वातावरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक आंतरिक वातावरण, जिसको हम यहाँ पर कह सकते हैं, आनुवंशिकता के लिए बात की जाएगी, जिसमें कोशीय वातावरण होगा, जिसको हम गर्भावस्था कह सकते हैं, गर्भावस्था का समय। ठीक है, आंतरिक वातावरण में आ जाएगा। और दूसरा होता है बाहरी वातावरण। जन्म के पश्चात व्यक्ति जब इसमें बाहरी वातावरण में आता है तो आने के बाद वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि चीज़ों से प्रभावित होता है। तो हम यहाँ बात करें वातावरण के प्रकार की बात करें तो वातावरण का प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार का होगा। एक तो होता है आंतरिक वातावरण, दूसरा होता है बाह्य वातावरण। तो आंतरिक वातावरण को हम कोशीय वातावरण या इसी को हम गर्भावस्था भी कहते हैं, गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था के समय का। और बाहरी वातावरण जो जन्म के पश्चात क्या होता है, ये जन्म के पश्चात, अर्थात इसको भी हम यहाँ मुख्य रूप से दो प्रकार से विभाजित कर लेते हैं। एक तो होता है सामाजिक और एक होता है जो मुख्य रूप से उसको प्रभावित करता है उसकी आर्थिक स्थिति। तो सामाजिक की यदि हम यहाँ बात करेंगे तो ध्यान रखें, समाज यानी व्यक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है समाज। समाज में रह कर के व्यक्ति अपने निर्धारित मूल्यों को प्राप्त करता है। उसे कौन कौन सी चीज़ें यहाँ समाज में रह के प्रभावित करती हैं, तो व्यक्ति का रहन सहन या उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उसके रीति रिवाज, अर्थात हमें कह सकते हैं सभ्यता संस्कृति, ये व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते रहते हैं। व्यक्ति का रहन सहन कैसा है, व्यक्ति खान पान, वेशभूषा, व्यक्ति के रीति रिवाज क्या है, सभ्यता क्या है, उस समाज की संस्कृति सभ्यता क्या है। आर्थिक की बात करें
तो यह आर्थिक उपार्जन से मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो व्यक्ति की सारी चीज़ों को ये यहाँ पर निश्चित रूप से नियंत्रित भी करती है। तो इसमें जैसे हम बात करें यहाँ धन से संबंधित जो भी चीज़ें होती है, या हम विनिमय की बात करें, विनिमय, या हम यहाँ उत्पादक की बात करें, यानी कि जो चीज़ अर्थ से जुड़ी हुई है वो सभी चीज़ें आर्थिक के अंदर आ जाएंगी। विनिमय लेन देन के लिए जिन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं, उत्पादक जो भी चीज़ हम पैदा उत्पन्न कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आर्थिक के रूप में आएंगी। धन से जुड़ी हुई चीज़ें, अर्थ से जुड़ी हुई चीज़ें आर्थिक में, और समाज में रह कर के व्यक्ति कौन कौन चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, क्या किस प्रकार का उसका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उसके रीति रिवाज क्या है, उसके संस्कार, संस्कृति, सभ्यता आदि क्या है, तो ये सब सामाजिक के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हमको अच्छे समझ लेना है कि वातावरण मुख्य रूप से दो प्रकार का, आंतरिक वातावरण, इसको कोशीय वातावरण भी कह सकते हैं, जिसमें बच्चे की कोशिका आदि का निर्धारण होता है, कोशिका आदि का विकास होता है। तो वहाँ गर्भावस्था के अंदर माता जो भी खान पान रहता है, माँ की जो भी मानसिक स्थिति बनी होती है वो बच्चे को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। जबकि जन्म के पश्चात का वातावरण होता है, इसको बाह्य वातावरण कहते हैं। बच्चे के जन्म के बाद जब वो इस वातावरण में आता है तो वहाँ पर मुख्य रूप से सामाजिक और आर्थिक ये चीज़ें पहले उसको प्रभावित करती हैं कि उसका समाज क्या है, किस समाज में जन्मा है, तो उसका रहन सहन, सभ्यता, वेशभूषा, खान पान आदि सब चीज़ों को प्रभावित करेंगी। ठीक है, उसकी रीति रिवाज, उसकी सभ्यता और समाज की संस्कृति क्या है, ये सारी चीज़ें उसको प्रभावित करती है। जबकि दूसरा है आर्थिक, तो आर्थिक की बात करें जो अर्थ से जुड़ी हुई, धन आदि से जुड़े हुए हैं, विनिमय, लेन देन, वाणिज्य आदि के लिए उत्पादन, यानी कि जो भी चीज़ें वो पैदा कर रहा है, किस प्रकार से क्या अर्थ को लेकर के कार्य किए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे व्यवहार आदि को यहाँ प्रभावित करते हैं। तो हम बात कह सकते हैं यहाँ पर वातावरण, यानी मनोविज्ञान के अंदर वातावरण, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, मनोविज्ञान के अंदर वातावरण में वही तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हाँ जी, या ये कह सकते हैं कि वातावरण के अंतर्गत वो घटना या वो तत्व सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम कहेंगे कि वातावरण वाला ये चैप्टर यहाँ क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो में आपसे कि बालक को या बालक के विकास या वर्धन को, उसका डेवलपमेंट और ग्रोथ आदि में आनुवंशिकता और वातावरण का क्या महत्व है। ठीक है, लोग यहाँ तक समझ के छोड़ देते हैं कि मानव व्यवहार, बस इतना पढ़ लिया कि मानव व्यवहार क्या है, तो यहाँ इसी को पढ़ लेते हैं कि मानव व्यवहार और क्या कह देते हैं H/E, अर्थात हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का गुणनफल परिणाम है। जबकि इसको समझना ये है कि मानव व्यवहार हाँ वास्तविक आनुवंशिकता और वातावरण का ही अंतःक्रिया का परिणाम होता है, बशर्ते उससे पहले उसको समझना ये है कि किस प्रकार से हम इसको अच्छे समझ पाएंगे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक तौर पर यदि बात करें तो बालक किस प्रकार से अपने विकास और वर्धन में आनुवंशिकता और वातावरण के महत्व को स्पष्ट कर पाता है, तो इसको हम आपको अगली वीडियो में कन्फर्म अच्छे से क्लियर करा देंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा वातावरण क्या है। वातावरण के बारे में डेफिनेशन जो भी रॉस महोदय ने, डॉक्टर वुडवर्थ और मार्टिक्स ने, या हम बात करें डॉक्टर बोरिंग, लेगफील्ड और बेल्ट महोदय के अनुसार वातावरण क्या था, इसके अच्छे समझ में आ गया होगा। वातावरण के प्रकार मुख्य रूप से आंतरिक और बाहरी वातावरण। आंतरिक जन्म से पहले की अवस्था, गर्भावस्था, कोशीय अवस्था, जिसमें बच्चे का भ्रूण से लेकर के उसके शरीर सारे ढांचा आदि का निर्माण होने तक का, ये सारी अवस्था में माँ के खान पान, मानसिक स्थिति आदि का प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। और जन्म के पश्चात का जो वातावरण होता है वो बाहरी वातावरण, जिसमें आकर के बच्चा समाज में रहकर रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और समाज की रीति रिवाज, संस्कृति, सभ्यता क्या होती है वो उसे कहाँ तक प्रभावित करती है, कौन कौन से ये तत्व सभी सामाजिक में आएंगे, और उसके अर्थोपार्जन से जुड़े हुए जो भी तत्व हैं वो सब उसकी आर्थिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें जीवन भर प्रभावित करती रहती है। जो चीज़ें हमें जीवन भर प्रभावित करती रहती हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वातावरण वो उद्दीपन, वो स्टिमुलस होता है जो हमें निश्चित रूप से प्रेरित या उत्तेजित करता है किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य से सीखने के लिए, जो हमें प्रेरित करे, उद्दीपक के रूप में उत्तेजित करे।
ठीक है, या वो घटना जो हमें किसी प्रकार से अच्छे से अनुभव कराए, जिसके द्वारा ठोस ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो सारी स्थितियाँ हमको मानसिक या मनोवैज्ञानिक तौर पर निश्चित रूप से प्रभावित करती हैं। और ऐसी सारी दशाएं जो हमको मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निश्चित रूप से हमें जो प्रभावित करे, वही वातावरण मनोवैज्ञानिक के अंदर लिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, आगे आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।